वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकों के संयोजन की विधियों पर और घरों में हम कौन सी संयोजन विधि अपनाते हैं इस बात पर। देखिए, प्रतिरोधकों के संयोजन की जो विधियां हैं उन पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि दो प्रकार की विधियां हैं। एक है श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन, या सीरीज कनेक्शन, श्रेणी संयोजन, और दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। इसको हम समांतर संयोजन भी बोलते हैं या पैरेलल कनेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। श्रेणी संयोजन क्या होता है? श्रेणी संयोजन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, उसके जो दो बिंदु होते हैं, मान लीजिए दो बिंदु हैं एक्स और वाई, इन दो बिंदुओं के बीच में जो प्रतिरोधक लगाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि एक का, जैसे मान लीजिए इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर के, जैसे मान लीजिए ये पहला प्रतिरोधक R1 है, इसका ये ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है, तो दूसरा जो प्रतिरोधक R2 होगा उसका ए सिरा जो होगा वो इसके बी सिरे से जुड़ा रहेगा। इस तरह से आएगा समझ? इस तरह से, जैसे इसका ए सिरा है, मान लीजिए ये बी सिरा है, ये जो बी सिरा है अगले प्रतिरोधक के ए सिरे से जुड़ा रहेगा, इस तरह से। ठीक है। पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोधक हैं वो सभी प्रतिरोधक जो होते हैं सर्किट के दोनों बिंदुओं से सीधे जुड़े हुए होते हैं, सीधे जुड़े हुए। इसमें सीधे जुड़े हुए नहीं है दोनों बिंदु, सिर्फ एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है सीधा। ठीक है। और पार्श्व कनेक्शन संयोजन में क्या होता है, सर्किट के दोनों बिंदुओं से सीधे जुड़े हुए होते हैं सभी प्रतिरोधक। ठीक। अब सवाल उठता है कि हम घरों में कौन सी संयोजन विधि अपनाएं।
प्रतिरोधकों की। प्रतिरोधक का मतलब हम ये मान सकते हैं कि कोई जो विद्युत उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं ये सभी एक प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। तो घरों में हम विभिन्न तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं बिजली के, तो किस प्रकार की संयोजन विधि ज़्यादा अच्छी रहेगी ये हमें देखना है। देखिए, जहाँ तक घरों में प्रयुक्त संयोजन विधि का सवाल है, घरों में हम इस्तेमाल करते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन। क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते हैं, इसके कई कारण हैं। देखिए देखिए श्रेणी संयोजन में क्या होता है, हमने पहले बताया था कि जब भी प्रतिरोधक श्रेणी संयोजन में होते हैं तो अगर हम विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो श्रेणी संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा मौजूद होती है, बहती है। ठीक है, समान विद्युत धारा बहती है। लेकिन आप बताइए कि क्या हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं बिजली की, विद्युत की जितनी भी चीजें हैं, क्या वो सभी एक जैसी विद्युत धारा लेती हैं, समान विद्युत धारा लेती हैं? जवाब होगा नहीं। अगर हम उन सभी उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ें और समान विद्युत धारा दें तो क्या होगा, बहुत सारे उपकरण तो चलेंगे नहीं और बहुत सारे उपकरण खराब हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो प्रत्येक प्रतिरोधक को समान प्राप्त होती है, इसलिए ये हमारे घरों के हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं वो उपकरण, हर उपकरण को अलग अलग मात्रा में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर ऐसा हमें करना है तो हमें अपनाना कौन सा संयोजन पड़ेगा, पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, परिपथ में टोटल विद्युत धारा तो बराबर होती है, टोटल विद्युत धारा तो बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोधक में अलग अलग विद्युत धारा ली जा सकती है। जैसे किसी में I1 ले लिया, किसी में I2 ले लिया, किसी में I3 ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अलग अलग उपकरणों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है, जबकि श्रेणी संयोजन में ऐसा संभव नहीं होता। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि श्रेणी संयोजन में सभी उपकरणों को एक समान विद्युत धारा प्रदान की जाती है, जो कि ठीक नहीं है। जबकि समांतर संयोजन के अंदर प्रत्येक उपकरण के लिए उसके द्वारा चाही गई मात्रा में विद्युत धारा दी जा सकती है, इसलिए यह हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस वजह से हम एक तो समांतर संयोजन का, पार्श्व संयोजन का हम इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं घरों में, ताकि हर उपकरण अलग अलग विद्युत धारा आसानी से ले सके और वो खराब भी ना हो। ठीक। दूसरी बात, अगर हम श्रेणी संयोजन की बात करें तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक उपकरण खराब हो गया, मान लीजिए कोई सा भी एक प्रतिरोधक खराब हो गया, मान लीजिए ये खराब हो गया, R3 खराब हो गया, तो परिपथ जो होता है, जो सर्किट होता है वो टूट जाता है। सर्किट के टूटने से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे बाकी के उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है, श्रेणी संयोजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक उपकरण के खराब होने पर बाकी सारे उपकरण जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जबकि समांतर संयोजन में, पार्श्व संयोजन में अगर कोई उपकरण खराब हो गया है तो केवल वही उपकरण काम करना बंद करेगा, बाकी के उपकरण बदस्तूर काम करते रहेंगे। ठीक है, यही कारण है कि हम घरों में समांतर संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो कि हमारे घर में पंखा खराब हो जाए और पंखा खराब होते ही फ्रिज, कूलर सब बंद हो जाएं, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। ऐसा होना चाहिए, पंखा खराब हुआ तो पंखा ही बंद हो, बाकी चीजें चलनी चाहिए ना। इसलिए हम समांतर संयोजन का इस्तेमाल करते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन का इस्तेमाल करते हैं घरों में। ठीक है। तीसरा जो कारण है पार्श्व क्रम संयोजन का, वो महत्वपूर्ण कारण ये है कि देखिए, आपको कैसा लगेगा कि अगर आप घर में जाएं और आपको
लाइट जलाना हो और लाइट जलाते ही अब फ्रिज, कूलर, पंखे, सारे सब चीज़ें एक साथ जल जाएं, और अगर आप रात को सोना चाहते हैं और एक बल्ब बंद करना चाहते हैं और बल्ब के बंद होते ही सारी चीज़ें बंद हो जाएं, तो बड़ी परेशानी रहेगी ना। तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि जितने भी उपकरण जुड़े रहते हैं वो सभी एक साथ ऑन होते हैं और एक साथ ही ऑफ होते हैं। ठीक है, उनमें अलग अलग स्विच नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, जबकि पार्श्व संयोजन में प्रत्येक उपकरण के लिए, प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए अलग अलग स्विच लगाए जा सकते हैं, यानी उन्हें अलग अलग ऑन और ऑफ किया जा सकता है। इस वजह से हम घरों में समांतर क्रम संयोजन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन का, पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम आपको ब्रीफ में बता दें कि घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं संयोजन प्रतिरोधकों का, वो होता है पार्श्व क्रम संयोजन या पैरेलल कनेक्शन। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर हम श्रेणी क्रम में उपकरणों को जोड़ें तो वो एक साथ जलेंगे, ऑन होंगे और एक साथ ही ऑफ होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते, जबकि हमें अलग अलग आवश्यकता होती है। ठीक है, और समांतर क्रम या पार्श्व क्रम को हम अपनाते हैं तो ऐसा संभव है, अलग अलग उपकरण में अलग अलग स्विच लगाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो बात है वो है कि श्रेणी क्रम की सबसे बड़ी एक कमजोरी ये है कि अगर एक उपकरण काम करना बंद कर देगा तो बाकी सारे उपकरण भी अपने आप बंद हो जाते हैं, जबकि समांतर क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता। जो उपकरण बंद काम करना खराब हुआ है सिर्फ वही काम करना बंद करता है, बाकी सारे उपकरण बदस्तूर चलते रहते हैं। तीसरा जो कारण ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी उपकरणों को एक ही लाठी से हाँका जाता है, सभी उपकरणों को एक ही मात्रा में विद्युत धारा दी जाती है, जिससे कि वो उपकरण खराब हो सकते हैं। जबकि समांतर क्रम संयोजन जो होता है, पार्श्व क्रम संयोजन जो होता है, पैरेलल जो कनेक्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग मात्रा में विद्युत धारा दी जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी कि हम घरों में जो है प्रतिरोधकों को किस तरह से जोड़ते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। किस पर? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर टेम्परेचर का पैदा हो जाना। ठीक है, हम जब भी किसी विद्युत परिपथ से, इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़े हुए कोई भी प्रतिरोधक हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कोई भी प्रतिरोधक हो या कोई भी उपकरण हो, उसमें जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब है आवेशों का प्रवाह हो रहा है, अर्थात आवेशों का प्रवाह करते हैं, तो वो जो प्रतिरोधक है, जो रजिस्टर है, जो उपकरण है, वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि जो विद्युत धारा आई है, विद्युत ऊर्जा जो आई है, वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है अभी थोड़ा सा बताते हैं हम खुल करके। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये जो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदली है, इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, उसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? आवेश प्रवाह में किए गए कार्य के बराबर। आवेशों को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जा रहा है उसके बराबर होती है। हीट इक्वल्स टू W। अब आवेश प्रवाह में किए गए कार्य का क्या मतलब है? देखिए, हमने पहले विभवांतर की चर्चा की थी, उस समय बताया था कि अगर किसी आवेश को, क्यू कूलाम के आवेश को, कोई भी क्यू कूलाम का आवेश है, उसको किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर हम ले जा रहे हैं, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है,
Q कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने में किया गया कार्य जो है उसकी जो मात्रा है W/Q जो है, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर के इस सूत्र से अगर हम W की वैल्यू निकालें तो W बराबर क्या हो गया? W बराबर V इंटू Q। ठीक है, यहां पर अभी हमने कहा कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, विद्युत ऊर्जा जो ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा की मात्रा किसके बराबर है? आवेश प्रवाह में किए गए कार्य के बराबर। यानी W की जगह पे हम V इंटू Q लिख सकते हैं। यानी हीट इक्वल्स टू क्या हो गया? V इंटू Q। ठीक है, अब V क्या है? V तो विभवांतर है, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किए गया कार्य की जो मात्रा है वो है V है। जो कार्य किया गया उसकी जो मात्रा है वो विभवांतर है। ठीक है, Q क्या है? Q है आवेश की मात्रा, आवेश। अब आवेश क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर जो होती है Q/T, इसको हम कहते हैं विद्युत धारा, I कहते हैं। अगर आवेश प्रवाह की दर की बात करें, Q की बात करें, तो हम इसको लिख सकते हैं IT। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों, Q/T को तो हम I बोलते हैं, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर, आवेश और ये दर कितने सेकंड के अंदर, आवेश प्रति सेकंड, ये कहलाती है विद्युत धारा I। इसी से हमने निकाल लिया Q बराबर IT। ठीक है, तो यहाँ पे Q की जगह पर अगर हम IT लिख दें तो हमारा हीट का फार्मूला हो जाएगा H इक्वल टू VIT। ठीक है, विद्युत धारा से जो हीट प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है, उसके जरिए जो हीट पैदा हो रही है, हीट कितनी पैदा हो रही है, उसका फार्मूला है H इक्वल्स टू VIT। मतलब V क्या है? विभवांतर, I क्या है? विद्युत धारा की मात्रा, T क्या है? समय। ठीक है, यह हीट का फार्मूला है। हीट के दो अन्य फार्मूले और हो सकते हैं। कैसे होंगे? देखिए, इसी फार्मूले, बेस फार्मूला तो यही है, H बराबर VIT। बेसिक फार्मूला तो यही है, H इक्वल्स टू VIT। ठीक है, अब इससे दो फार्मूले और बन रहे हैं। दो फार्मूले कैसे बनते हैं? ओम का नियम लगाने पर। ठीक है, अगर हम ओम का नियम लगा करके V की वैल्यू ओम के नियम से रख दें या I की वैल्यू रख दें तो हमें दो फार्मूले प्राप्त होते हैं। पहले हम V की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, V बराबर ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। ये ओम के नियम से V की वैल्यू है, ओम का नियम पढ़ा है ना हमने। V बराबर IR, ये ओम का नियम है। तो V की वैल्यू, V के स्थान पर हमें लिखना है IR। तो हम कैसे लिख देंगे? देखिए, H इक्वल्स टू V की जगह पर IR किया, IR, वापस से I आ गया और ये T आ गया। ठीक है, ये I और ये I मल्टीप्लाई होंगे, I स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या हो गया? H बराबर H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, क्या हो गया? H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, ये जो फार्मूला बना है इसी को हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। H बराबर I स्क्वायर RT। तो हीट का दूसरा फार्मूला बन गया ये वाला। ठीक है, अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करें
तो यहाँ पर तो हमने v की वैल्यू रखी थी ओम के नियम से, अब यहाँ पर I की वैल्यू हम रख देते हैं। v की वैल्यू नहीं रखेंगे, इस बार I की वैल्यू रखेंगे। तो I की वैल्यू क्या होती है ओम के नियम से? देखिए v बराबर आई आर है, तो I की वैल्यू क्या हुई? I बराबर v अपॉन आर, यानी I के स्थान पर हमें v अपॉन आर रख देना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या था? H बराबर वी आई टी। अब I की जगह पर हमने लिख दिया क्या? v तो यूं क्यों रहने दिया, I की जगह पर लिख दिया v अपॉन आर, v अपॉन आर, और टी यूं के यूं। ठीक है, v से मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन गया? v स्क्वायर टी अपॉन आर, हीट बराबर। ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। हीट के 3 फार्मूले हो गए। ये इन तीनों फार्मूलों के आधार पर ही हम लोग विभिन्न तरह के जो सवाल होते हैं हीट प्रोड्यूस होने के, उनको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना से जरूर ध्यान रखना है, H बराबर वी आई टी का मतलब ये है कि अगर सर्किट के अंदर हीट की मात्रा है, ऊष्मा की जो मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा किस किस पर निर्भर करती है? विभवांतर पर निर्भर करेगी, और विद्युत धारा पर निर्भर करेगी, और समय पर निर्भर करेगी। ठीक है, अगर विद्युत धारा ज्यादा होगी तो हीट भी ज्यादा बनेगी, अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो भी हीट ज्यादा बनेगी, और टाइम ज्यादा होगा तो भी हीट ज्यादा बनेगी, और अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो भी हीट ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो ये जो विद्युत के हीट के जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में जो हीट के हमने 3 फार्मूले बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों फार्मूलों को एक बार मैं वापस से शॉर्ट में लिख देता हूँ। पहला फार्मूला जो हमारा था वो था H बराबर वी आई टी। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो हमने बनाया, दूसरा फार्मूला हमारा था हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। तीसरा जो फार्मूला हमने बनाया वो बनाया हीट बराबर जी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, इन तीनों फार्मूलों का प्रयोग हमें विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करने में करना होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना होता है कि सवाल में हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। अगर समय दे रखा है, विद्युत धारा दे रखी है, और वोल्ट दे रखे हैं, विभवांतर दे रखा है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें विद्युत धारा दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है, और समय दे रखा है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें विद्युत धारा नहीं दे रखी, विभवांतर दे रखा है, वोल्ट दे रखे हैं, और समय दे रखा है, और प्रतिरोध दे रखा है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम पेज नंबर 242 पर दिया गया सवाल नंबर 2 हल करके देखते हैं। देखिए, इसमें हमें कहा गया है कि 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी 1 घंटे के अंदर 50 वाट का जो विभवांतर है वो 96,000 कूलाम आवेश को अगर स्थानांतरित करना हो तो कितनी ऊष्मा पैदा होगी। देखिए, यहाँ पर ऊष्मा परिकलित करने हैं, तो ऊष्मा के जो सूत्र होते हैं हमारे पास में, 3 तरह के सूत्र थे हमारे पास। H बराबर वी आई टी, दूसरा सूत्र था हमारा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तीसरा हमारा सूत्र था H बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, अब इस सवाल के लिए कौन सा सूत्र ज्यादा ठीक रहेगा? देखिए, इस सवाल के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है? विभवांतर V दे रखा है, समय T दे रखा है,
और आवेश Q दे रखा है। ठीक है, इस आधार पे देखें तो देखिए यहाँ पे इस वाले फार्मूले के अंदर देखें तो इसमें हमें प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी, आर की आवश्यकता पड़ेगी। आर सवाल में नहीं दे रखा है, इसलिए ये वाला फार्मूला लागू नहीं करेंगे। दूसरे में भी प्रतिरोध आर दे रखा है, इसलिए ये वाला सूत्र भी हम लागू नहीं करेंगे। अब बचा ये सूत्र। अब सवाल उठता है कि इसके अंदर क्यों नहीं दे रखा, जबकि यहाँ पर क्यों दे रखा है सवाल में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस वाले सूत्र को क्यों इस्तेमाल करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि Q बराबर आई टी होता है, आई टी होता है। Q बराबर आई टी कैसे होता है? देखिए, हमने विद्युत धारा की परिभाषा दी, तो हमने क्या कहा था? आवेश प्रवाह की जो दर होती है, यानी अगर Q आवेश प्रवाहित हो रहा है t समय के अंदर, तो इस दर को हम कहते हैं I। ये तो हमने विद्युत धारा की परिभाषा दी थी। अब इस परिभाषा के हिसाब से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? Q बराबर आई टी। ठीक है, यानी इस फार्मूले में आई टी की जगह हम Q लिख सकते हैं H बराबर V इंटू Q, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल है सवाल में, V कितना दे रखा है? 50 वाट, और Q कितना दे रखा है? आवेश कितना दे रखा है? 96,000 कूलाम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 लाख। 1 2 1 2 3 48 लाख। क्या आएगा? हीट की मात्रक क्या होता है? जो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जो कार्य का मात्रक होता है, यानी जूल। 48 लाख जूल, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हम बात करेंगे पेज नंबर 242 पर दिए गए सवाल नंबर 3 की। हमें सवाल दिया गया है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा बताइए। 30 सेकंड के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? जो प्रेस है, जो 20 ओम, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा ले रही है, तो 30 सेकंड के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी? देखिए, यहाँ पर हमें हीट के फार्मूले याद होने चाहिए। हीट निकालनी है ना, हीट परिकलित करनी है, ऊष्मा परिकलित कीजिए, यानी हीट निकालनी है हमें, तो हीट के फार्मूले हमें याद होने चाहिए। हीट के हमारे पास में 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या है? देखिए, H बराबर वी आई टी। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है? हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। तीसरा फार्मूला क्या है? हीट बराबर वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। 3 फार्मूले। 3 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सवाल में हमें क्या क्या दिया गया है। क्या क्या दिया गया है देखते हैं सवाल के अंदर। 20 ओम का प्रतिरोध, यानी आर हमें दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है। विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, विद्युत धारा यानी आई हमें दे रखा है। 30 सेकंड में हमें ऊष्मा प्रकलित करनी है। 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा बनेगी, यानी हमें समय दे रखा है, टी दे रखा है। आई दे रखा है, आर दे रखा है और टी दे रखा है। तो इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? देखिए, इसमें आई, आर और टी तीनों दे रखे हो। देखो, इसमें आई और टी दे रखा है, आर नहीं है। इसमें आई नहीं दे रखा, टी और आर ही दे रखा है। ये जो सब दूसरा फार्मूला है, ये वाला एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, इस फार्मूले में मान रख दें, हम यहाँ लिख देते हैं। हम जानते हैं कि हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई कितना है? 5, 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 20 ओम इंटू
टी कितना है, सेकंड कितने हैं, 30 सेकंड, 30 सेकंड। ठीक है, अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 इंटू 20 इंटू 30। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जवाब आएगा 15,000 जूल। क्योंकि ऊष्मा का जो मात्रक है वो जूल है, इसलिए बाद में जूल लिख देते हैं, इसको हम जे भी लिख सकते हैं। और 15,000 को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, 1.5 यानी एक के बाद में पॉइंट लगा देते हैं, तो पॉइंट के आगे जितने भी अक्षर हैं उतने 10 टू द पावर कर देंगे। 1 2 3 4, 4 अक्षर है ना पॉइंट के बाद में, इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। 15,000 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 12.11 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए प्रतिरोधक कितना दिया गया है, 4 ओम, यानी प्रतिरोध दे रखा है हमें, यानी आर हमें दे रखा है 4 ओम। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या दी है, समय टी, टी दिया गया है प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड के अंदर। तीसरी चीज हमें क्या दी गई है, 100 जूल, ये क्या है, ऊष्मा यानी हीट हमें दे रखी है। हमें क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। ठीक है, इस सवाल को हल करने के लिए भी हमें हीट के सूत्र ज्ञात होना चाहिए, हीट का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, हीट के हमारे 3 सूत्र हैं, ऊष्मा ज्ञात करने के 3 सूत्र हैं हमारे। पहला सूत्र H इक्वल्स टू वी आई टी। दूसरा सूत्र H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तीसरा सूत्र H इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, अब इन 3 सूत्रों में हमें हीट तो दे रखी है, क्या क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें विभवांतर वी ज्ञात करना है। तो पहले तो ये देखना है कि इन तीनों सूत्रों में से वी कौन कौन से सूत्र में आ रहा है। ठीक है, तो वो आ रहा है इस वाले सूत्र में H बराबर वी आई टी में, और दूसरा H बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर के अंदर, दो में भी आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि बाकी की जो चीजें हैं वो किस सूत्र में आ रही है। देखिए वी के अलावा हमें क्या क्या चाहिए, अगर हम यहाँ से इस वाले सूत्र से वी की वैल्यू निकालें तो हमें क्या, इस वाले सूत्र से वी की वैल्यू क्या आएगी, वी बराबर H अपॉन आई टी। ठीक है, क्या क्या चीज चाहिए हमारे को, हीट चाहिए, विद्युत धारा चाहिए और समय चाहिए। विद्युत धारा हमें दे नहीं रखी है, इसलिए ये वाला सूत्र नहीं चलेगा। अब हमारा फार्मूला कौन चलेगा, ये वाला, इसको लगा के देखते हैं। देखिए वी स्क्वायर यू क्यू रहने देते हैं, बाकी को हम करते हैं। वी स्क्वायर यू क्यू रहने दिया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े हम, H और R ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हीट इंटू प्रतिरोध R ये मल्टीप्लाई हो गए, और ये जो T था ये नीचे चला गया, T नीचे आ गया। ठीक है, और अगर खाली V की बात करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल का अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है, H इंटू आर अपॉन टी। देखिए क्या क्या, हीट H दे रखा है हमारे को, बिल्कुल दे रखा है, R प्रतिरोध दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है, T भी हमें दे रखा है। इसका मतलब यही फार्मूला हमारा लगेगा। लगा के देखें, वैल्यू रखते हैं,
देखिए H की जगह पे वैल्यू कितनी रखनी है हमारे को, हीट कितनी दे रखी है 100 जूल, प्रतिरोध कितना दे रखा है हमें 4 ओम, समय कितना दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 चौक 400, एक का भाग लगाएंगे तो 400 का 400 ही रहेगा, 400 पे अंडर रूट 400 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे 400 का वर्गमूल होता है 20, यानी V इक्वल टू कितना आ गया 20 वोल्ट। विभवांतर कितना आ गया 20 वोल्ट, ये हमारा आंसर। ठीक, अब हम बात करेंगे विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग पर, यानी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से होता है और इसकी हानियां क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक प्रयोग की, तो दो चीजों में इसका व्यवहारिक रूप से हम लोग खास तौर पर प्रयोग करते हैं। पहला है विद्युत बल्ब और दूसरा है फ्यूज। ठीक है, अब बल्ब में हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का कैसे प्रकार से प्रयोग करते हैं। देखिए बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है बीच में, आपने बल्ब देखा होगा, इसमें इस तरह का एक तार होता है, एक वायर होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होता है इसकी खासियत ये होती है कि जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि गर्म होकर ये चमकने लगता है और रोशनी पैदा करता है। ठीक है, इसलिए इस फिलामेंट का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ये जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन। टंगस्टन बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हमेशा टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। टंगस्टन धातु का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका जो गलनांक है, गलनांक, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है। अत्यधिक, अत्यधिक कितना होता है, वो होता है करीब 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने तापमान अगर होगा तब जाकर के वो पिघलता है, उससे पहले पिघलता ही नहीं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक इतना ज्यादा होने के कारण ही बल्ब के फिलामेंट के रूप में इस धातु का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन। ठीक है, इससे क्या होता है, गलनांक अधिक होने के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब इसका हो जाता है तब भी ये टूटता नहीं है और रोशनी देता रहता है। ठीक है, दूसरी बात बल्ब में एक खास बात और होती है, इस फिलामेंट की उम्र बढ़ाने के लिए अगर फिलामेंट को वैसे नॉर्मल एयर के अंदर हम गर्म करेंगे तो ये वातावरण की गैसों से अभिक्रिया कर सकता है, और अभिक्रिया करके और ये फिलामेंट कमजोर हो सकता है, टंगस्टन कमजोर हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, बल्ब जो होता है उसके अंदर हम जो कुछ गैसें भर देते हैं। कैसी गैसें भर देते हैं, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, अक्रिय या निष्क्रिय गैसें, कुछ अक्रिय गैसें इसमें भर देते हैं ताकि ये जो बल्ब का जो फिलामेंट है जो टंगस्टन धातु का बना हुआ है ये किसी भी अन्य धातु से, अन्य गैस से अभिक्रिया ना करे और इसकी उम्र बढ़ जाए और ये टूटे नहीं, इसकी उम्र बढ़ जाए। अब ये अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, देखिए ये अक्रिय गैसें होते हैं नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सी, नाइट्रोजन व आर्गन। ठीक है, आई बात समझ।
हमने कहा कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसका पहला उदाहरण हमने दिया बल्ब का, विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब में किस तरह से प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में एक टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट प्रयोग किया जाता है और ये विद्युत पाकर के इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा तप्त हो जाता है कि ये चमकने लगता है और रोशनी देने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसका विद्युत बल्ब के अंदर हम लोग प्रयोग करते हैं। टंगस्टन धातु का ही प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिघलता है। ये तो बहुत अत्यधिक टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर तो बल्ब में होता ही नहीं है। इसके बावजूद भी इसकी और अधिक उम्र बढ़ाने के लिए हम बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसें इसमें भर देते हैं, ताकि ये अक्रिय गैसें हैं इसलिए ये फिलामेंट से जो टंगस्टन धातु का बना हुआ है इससे अभिक्रिया नहीं करती हैं और फिलामेंट की उम्र बढ़ जाती है। अगर हम बात करें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के दूसरे महत्वपूर्ण उपयोग की, तो वो दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है फ्यूज के रूप में। देखिए इस चित्र में दिखाया गया फ्यूज। फ्यूज किस तरह का होता है? देखिए ये पूरा जो आपको ये डिब्बा सा नजर आ रहा है, ये तो बना हुआ होता है पोर्सलिन का। पोर्सलिन, ये डिब्बा पोर्सलिन का बना हुआ होता है और इसके अंदर जो ये जो है ये फ्यूज वायर होता है। इसको बोलते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर किस किस धातु का बना हुआ हो सकता है? ये एल्युमिनियम का बना हुआ हो सकता है, Al का। ये कॉपर का, Cu का बना हुआ हो सकता है। ये लोहे का यानी फेरस का बना हुआ हो सकता है। ये लेड का बना हुआ हो सकता है, Pb का। Pb को लेड बोलते हैं, लेड, लेड। ठीक है, किसकी धातु का फ्यूज वायर बना हो सकता है? एल्युमिनियम का यानी Al का, कॉपर का यानी Cu का, फेरस का यानी आयरन या फेरस, लोहे का। ठीक है, Pb यानी लेड का फ्यूज वायर बना हुआ होता है। अब सवाल उठता है कि फ्यूज वायर जो है इसका, या फ्यूज जो है इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? फ्यूज का उपयोगिता क्या है? देखिए फ्यूज हमारे जो उपकरण होते हैं, विद्युत के जो भी उपकरण होते हैं, वो उसको ओवर टेम्परेचर से, जैसे मान लीजिए ये कोई टीवी है और इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 100 वाट है। इसकी जो शक्ति है, जिसकी पावर इसको चाहिए, वो 100 वाट। विद्युत परिपथ से कोई विद्युत धारा आ रही है। अब अचानक से विद्युत धारा बढ़ गई, किसी कारण से, किसी भी कारण से विद्युत धारा अचानक बढ़ गई, तो वो पूरी की पूरी विद्युत धारा इसमें चले जाएगी, जिससे क्या हमारा टीवी खराब हो सकता है। अब इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको बचाने के लिए इसके बीच में, सर्किट के बीच में हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में, कैसे, सीरीज कनेक्शन के अंदर एक फ्यूज जोड़ देते हैं। ठीक है, फ्यूज का काम यह है कि जैसे ही विद्युत धारा आवश्यकता से ज्यादा आएगी, जरूरत से ज्यादा आएगी, तो इस फ्यूज वायर की खासियत क्या होती है? इसका गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है, कम। ठीक है, अब गलनांक क्योंकि इसका कम होता है, इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, विद्युत धारा आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ते ही क्या होगा? गलनांक इसका कम है, यानी कम टेम्परेचर होते ही ये गल जाएगा। तो जैसे ही ये गलेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही ये गल जाता है, गल करके ये परिपथ को तोड़ देता है, सर्किट को तोड़ देता है, जिससे विद्युत धारा आगे टीवी में या किसी भी उपकरण में नहीं जा पाती और वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, यानी फ्यूज जो है वो हमारे उपकरणों का सुरक्षा गार्ड, और ये हर उपकरण को एक निश्चित मात्रा में विद्युत धारा देने के लिए ही बनाया गया है। अगर किसी भी उपकरण में
निर्धारित विद्युत मात्रा के ज़्यादा विद्युत जा रही है, ज़्यादा विद्युत धारा जा रही है, तो उस परिपथ को वो तोड़ देता है। ठीक है। हर उपकरण को हम जानते हैं कि एक निश्चित मात्रा में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। फ्यूज जो है वो इन उपकरणों को अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो नुकसान होते हैं उससे बचाता है। बस ये भी हम समझ गए कि विद्युत ये फ्यूज काम कैसे करता है। काम कैसे करता है कि जब किसी परिपथ के अंदर, यहाँ पे मान लीजिए फ्यूज जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई उपकरण लगा हुआ है, हमारा कोई भी प्रतिरोध, कोई भी उपकरण लगा हुआ है, तो मान लीजिए इसकी जो भी कैपेसिटी है, इसकी मान लीजिए 20 वाट दे रखी है, तो 20 वाट तक ही इसको लेनी है। अगर विद्युत धारा ज़्यादा आती है तो ये फ्यूज क्या करता है, गर्म होकर के टूट जाता है, टूट करके इस परिपथ को तोड़ देता है, जिससे कि ये जो उपकरण है इसमें विद्युत धारा पहुंच ही नहीं पाती और ये सुरक्षित बच जाता है। तो विद्युत धारा को की एक्सेस विद्युत धारा जो होती है, अधिक विद्युत धारा होती है, उससे जो नुकसान हो सकता है उपकरणों को, उनसे बचाने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज के बारे में हम 3 खास बातें आपको बता दें। पहली चीज, फ्यूज जो होता है ये किसी धातु या मिश्र धातु का बना हुआ होता है। ठीक है। दूसरी बात, फ्यूज जो है वो हमेशा परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, सीरीज कनेक्शन में, श्रेणी क्रम में। तीसरी बात, फ्यूज का जो गलनांक होता है वो कम होता है, कम होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है इसकी हानि क्या है, इसका नुकसान क्या है। देखिए, इसकी हानि ये है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका वेस्टेज होता है, व्यर्थ हो जाती है, एनर्जी वेस्ट होती है। कैसे वेस्ट होती है? देखिए, हमने देखा है कि जैसे हमारा टीवी चलता है, टीवी है, और चलते समय ये टीवी जब इसमें विद्युत धारा जाती है तो टीवी थोड़ा गर्म हो जाता है। गर्म हो रहा है, इसका मतलब जो विद्युत ऊर्जा थी वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है, यानी जो विद्युत टीवी को चलाने में काम आनी चाहिए थी वो ऊष्मा बनाने में काम आ रही है, यानी विद्युत वेस्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। तो विद्युत धारा के तापीय जो इफेक्ट होता है उसका जो नुकसान है वो सिर्फ इतना है कि इससे एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत शक्ति पर। विद्युत शक्ति को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज होती है? देखिए, विद्युत की शक्ति को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत की शक्ति से हमारा क्या मतलब है? कार्य करने की दर, या कार्य कर रहा है इसका मतलब क्या है? कार्य कर रहा है इसका मतलब ऊर्जा की खपत हो रही है। तो कार्य करने की दर को या ऊर्जा की खपत होने की दर को, कार्य कर रहा है या ऊर्जा की खपत हो रही है इसका मतलब ऊष्मा पैदा हो रही है, तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को, यानी 3 बातें हैं। कार्य करने की दर जो होती है उसको भी हम विद्युत शक्ति कह सकते हैं। ऊर्जा जिसका उपयोग हम कर रहे हैं उसकी दर को हम विद्युत शक्ति कह सकते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को विद्युत शक्ति कह सकते हैं। मतलब कार्य करने की दर यानी W/T, इसको हम विद्युत शक्ति कह सकते हैं। ऊर्जा प्रयुक्त होने की, ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं? हीट लिख सकते हैं। ऊर्जा या ऊष्मा, इन दोनों को हीट लिख सकते हैं। हीट, इसको T कर सकते हैं, इसकी दर को भी हम विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या है? कार्य करने की दर या ऊर्जा प्रयुक्त होने की दर, उपभोक्त होने की दर, यूज करने की जो दर, ऊर्जा यूज करने की जो दर होती है, यानी प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा यूज की जा रही है,
इसको हम कहते हैं विद्युत शक्ति। इसको कहते हैं ऊर्जा प्रयुक्त होने की दर को, यानी प्रति सेकंड जो ऊर्जा यानी हीट प्रति सेकंड यूज में आ रही है, इसको हम कहते हैं विद्युत शक्ति या पावर। पावर को P से डिनोट करते हैं, P बराबर H/T। ठीक है, यानी प्रति सेकंड ऊर्जा उपभोक्त होने की, प्रयुक्त होने की जो दर है, उसको हम कहते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम पावर के सूत्र लिखना चाहते हैं तो पावर के सूत्र का मतलब क्या हुआ कि पहले हम हीट का सूत्र लिखेंगे और उसके बाद में उसके अंदर T का भाग लगाएंगे, क्योंकि H/T होता है पावर का मतलब। क्योंकि ऊर्जा के हीट के, ऊष्मा के हमने 3 सूत्र देखे। कौन कौन से 3 सूत्र थे हमारे हीट के? देखिए, एक सूत्र तो था हमारा नंबर 1, कौन सा? पहला सूत्र कौन सा था हमारा? H बराबर VI T। ठीक है, दूसरा सूत्र हमारा कौन सा था? दूसरा सूत्र था हमारा H बराबर I² RT। तीसरा हमारा सूत्र था H बराबर V² T/R। ये 3 सूत्र थे हमारे। ठीक है, अब हमारा पावर के सूत्र कैसे बनेंगे? पावर का सूत्र का मतलब ये है कि इन सब के अंदर हम T का भाग लगा दें तो वो पावर का सूत्र बन जाएगा। यानी इस सूत्र के अंदर भी हम T का भाग लगा दें, इस सूत्र में भी हम T का भाग लगा दें और इस सूत्र में भी हम T का भाग लगा दें। ठीक है, T का भाग लगा दें, ये T का भाग लगा दें। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? T से ये T कट जाएगा, इस T से ये वाला T कट जाएगा, इस T से ये वाला T कट जाएगा, यानी टाइम तो हो गया क्रॉस। अब पावर के सूत्र हमारे पास में कौन कौन से बचे? पावर के लिए हमारे पास में 3 सूत्र बन गए। कौन कौन से बने? नंबर 1, P बराबर VT, V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, पहला सूत्र इस वाला। दूसरा सूत्र कौन सा बना? P बराबर I² R, ये वाला। तीसरा सूत्र कौन सा बना? P बराबर V² R, ये वाला। तो पावर के लिए हमें 3 सूत्र प्राप्त हो गए। इन तीनों सूत्रों में से जो भी प्रश्न के अनुसार फिट हो बैठता है उस सूत्र का हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे विद्युत शक्ति पर आधारित कुछ सवाल, लेकिन उससे पहले विद्युत शक्ति के मात्रक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जहां तक विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के मात्रक का सवाल है, हमें ध्यान देना होगा पावर के सूत्र पर। हमारे पावर का सूत्र क्या था? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या था? P बराबर V इंटू आई। V क्या है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वो होता है वोल्ट। ठीक है, I क्या है? I है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। यानी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। इस वोल्ट इंटू एम्पियर को हम बोलते हैं वाट। यदि 1 वोल्ट का विभवांतर हो और 1 एम्पियर की विद्युत धारा हो तो प्रयुक्त जो शक्ति होती है
उसको हम कहते हैं 1 वाट। अगर हम 1 वाट की परिभाषा देना चाहें तो किस तरह से देंगे? 1 वोल्ट का विभवांतर तथा 1 एम्पियर की विद्युत धारा वाले किसी प्रतिरोधक द्वारा, कोई भी प्रतिरोधक मतलब उपकरण द्वारा 1 सेकंड में प्रयुक्त की गई विद्युत शक्ति को 1 वाट कहते हैं। ठीक है। अन्य शब्दों में हम चाहें तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 एम्पियर विद्युत धारा वाले उपकरण द्वारा 1 एम्पियर विद्युत धारा वाले उपकरण द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 वोल्ट विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पर प्रयोग की गई ऊर्जा या विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वाले उपकरण द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 सेकंड में, सेकंड भूल गया मैं, 1 सेकंड में प्रयोग की गई ऊर्जा या विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ? यानी 1 सेकंड के अंदर अगर 1 एम्पियर का कोई उपकरण 1 वोल्ट के विभवांतर पर जो भी विद्युत शक्ति का इस्तेमाल करेगा, ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, उसको हम 1 वाट कहेंगे। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से देख लें। 1 एम्पियर विद्युत धारा वाले उपकरण द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 सेकंड में प्रयोग की गई ऊर्जा या विद्युत शक्ति को 1 वाट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वाट की परिभाषा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। वाट को हम वोल्ट इंटू एम्पियर भी लिखते हैं। ठीक है, हम ले रहे हैं उदाहरण 12.12। इस उदाहरण में हमें सवाल दिया गया है कि कोई बल्ब है 220 वोल्ट के जनित्र यानी जनरेटर, इसको हम बैटरी भी मान सकते हैं, से संयोजित है। यदि बल्ब को 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? इलेक्ट्रिक पावर क्या है बल्ब की? तो इसमें क्या क्या दे रखा है देखिए, हमें दे रखा है बैटरी की विभवांतर दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, बी दे रखा है, जनित्र यानी बैटरी की पावर दे रखी है, कितनी वोल्ट दे रखी है? 220। ठीक है, विद्युत धारा दे रखी है हमें, आई दे रखा है, कितनी दे रखी है? 0.50 एम्पियर। निकालना क्या है हमें? बल्ब की शक्ति यानी E। देखिए, बल्ब की शक्ति के 3 फार्मूले होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फार्मूले बना के देखे हैं। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले थे ये? P बराबर, जो हीट के फार्मूले थे ना, उसमें से बस T हटा दो। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले शक्ति के फार्मूले बन जाते हैं। तो पहला फार्मूला कौन सा था पावर का? P बराबर V इंटू आई। दूसरा फार्मूला कौन सा था? P बराबर आई स्क्वायर आर। तीसरा फार्मूला कौन सा था? P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फार्मूले। अब हमें क्या क्या दे रखा है सवाल के अंदर? देखिए, V दे रखा है, I दे रखा है और P पता करना है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा हमारे लिए? V और I, जिसमें मान रख सकें।
वो फार्मूला होगा नंबर 1 वाला ये। बाकी के दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें आर का प्रतिरोध पूछा है, आर पूछा है, इसमें भी आर बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे वी और आई ये दोनों मान हमें मालूम है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे P इक्वल्स टू वी इंटू आई। वी कितना है 220 वोल्ट, इंटू आई कितना है 0.50 एम्पियर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। पावर की यूनिट क्या होती है वाट, 110 वाट, यहाँ पे वाट लिखेंगे। पावर का मात्रक क्या होता है वाट, इसलिए यहाँ पर वाट लिखेंगे। आंसर हो गया 110 वाट, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है।